प्यारे बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आइए प्रकाश के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला है प्रकाश का सफर। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने कैसे सीखा या जाना? तो हमने यह जाना कि प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आइए हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन कब होता है और प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। तो बता दें कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर गिरती हैं तो उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो एक चिकनी सतह दिखाया गया है जिस पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उस चिकने तल पर पड़ने के पश्चात जिस कोण पर आपतित होती हैं उतने कोण से परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जा रही हैं। जबकि वही प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और विचलित होकर दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पदार्थिक माध्यम से गुजरता है तो उस प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। यह है कहानी का नायक प्रकाश। प्रकाश के बारे में समझेंगे तो यहाँ प्रकाश की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। हम वस्तु को प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रकाश की किरण एक लैंप से, बल्ब से किसी पेंसिल पर गिर रही है और पेंसिल से रिफ्लेक्शन के पश्चात आपकी आंखों पर पड़ती है। तो वह जिस रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है उससे एक उसका डिजाइन बन जाता है, जिससे वह उसका आकार हमें आभास होता है। तो इस प्रकार से वस्तु को हम देख पाते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि प्रकाश का अगर संचरण हो रहा है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश की किरण माध्यम में भी चलती है, बिना माध्यम में भी चलती है। तीसरा पॉइंट कर रहा है प्रकाश में चाल, जो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। केवल पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश की किरण केवल पारदर्शी माध्यम से होकर ही गुजरता है। अगर माध्यम अपारदर्शी हो तो प्रकाश की किरणें उससे होकर गुजर नहीं पाता है। आइए आगे देखते हैं। तो पहला व्यवहार परावर्तन, जब प्रकाश लौटता है, यह हम जानेंगे परावर्तन के बाद। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देख सकते हैं यह चिकनी और चमकीली सतहों से होता है जहां किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं। लेकिन अगर सतह उबड़ खाबड़ हो, यदि खुरदरी सतहों में होता है
जहां किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। विसरित या अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ से एक विचार आता है, प्रकाश का जो परावर्तन है हर प्रकार की सतहों से होता है, चाहे वह चिकनी हो या खुरदरी। इस नियम को समझने के लिए चिकनी सतहों का उपयोग करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। परावर्तन के नियम या उसका जो वसूल है, नियम है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बता दें, प्रकाश के दो नियम होते हैं प्यारे बच्चों। एक पहला जो नियम है कि प्रकाश का आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। इसका दूसरा नियम होता है प्यारे बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको हम देखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आपतित किरण इंसिडेंस रेज दिखाया गया है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर, जिसे हम आपतन कोण या एंगल I कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं चिकने तल पर, उसे हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर ही अभिलंब भी होता है। तो वह बिंदु, किसी तल पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे परावर्तन के यंत्र या दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बता दें, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। और बता दें कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है तथा हमेशा वस्तु की ओर बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है और दर्पण की दूसरी ओर या वस्तु की दूसरी ओर बनता है। अब आइए इनकी हम पहचान करते हैं। पहचान, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। गुण, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है या केंद्रित करता है। उपनाम अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। आइए हम उत्तल दर्पण की पहचान करते हैं। पहचान है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। गुण, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उपनाम, इसको अपसारी किरण कहते हैं। तो प्रकाश की वह पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे हम अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी दर्पण कहलाता है, वहीं पर जो अवतल दर्पण होता है वह अभिसारी दर्पण कहलाता है। आइए हम आगे की तरफ देखें। गोलीय दर्पण की संरचना, यहाँ पर बात की जाएगी गोलीय दर्पण की संरचना के बारे में। तो गोलीय दर्पण की संरचना में जो मुख्य शब्दावली आते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि वह कहां पर स्थित है और उसका कार्य भी क्या है। तो इसमें पहला है P, जिसको हम ध्रुव या पोल कहते हैं। तो जो ध्रुव है या पोल, उसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो भाई दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, तो जो दर्पण है उसका जो मध्य भाग होता है वही पोल या ध्रुव कहलाता है। अब बात करेंगे हम से वक्रता केंद्र के, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, मतलब उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसे हम
वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए हम बात करते हैं फोकस के बारे में। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस जो होता है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है, और जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता दूरी की आधा होती है, ये याद रखना। अब हम पढ़ेंगे आर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकल लेंथ, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यहां पर एक बात जानेंगे कि वक्रता केंद्र, वक्रता दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो जो वक्रता दूरी होता है वह फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है, अथवा यह कहें कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता दूरी की आधी होती है, क्योंकि फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु में होता है। आइए हम आगे की तरफ देखें। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम, अचूक नियम। पहले अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण के 3 अचूक नियम क्या है। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब दर्पण पर गिरती हैं तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर यह प्रकाश की किरण पहली देखें तो जो वक्रता केंद्र से होकर पोल से नीचे की ओर गिर रही है, फिर उसी मार्ग से वापस हो रही है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव के ऊपर से पर गिरती है और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यह दूसरा नियम है जो कि वक्रता केंद्र के संबंध में बताती है। अब तीसरा नियम है जो कि पहले नियम का उल्टा है। मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो तीसरा नियम पहले नियम का ठीक उल्टा है। पहला नियम बता रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए हम देखते हैं अगला, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण या सभी स्थितियां। यहां पर देख लें कि वस्तु कब कहां होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और उसकी प्रकृति के बारे में। तो यहाँ पर कुल इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 नियम होते हैं और 6 नियम को हम जानने का प्रयास करते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वह फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है और उसका आकार अत्यधिक छोटा या बिंदुवत होता है। प्रकृति इसका होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरा स्थिति है जब वस्तु ठीक उसके वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। उसका जो आकार होता है समान आकार का होता है और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस से परे या दूर बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और आकार में अत्यधिक बड़ा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जब वही वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, लेकिन आभासी और सीधा बनता है। तो केवल एक स्थिति में अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा बनता है और अन्य 5 स्थितियों में
प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। तो मुख्य विचार क्या है? जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो वह हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, और जब यह ऊपर बनता है तो आभासी और सीधा बनता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा व्यवहार देखें, अपवर्तन। जब प्रकाश मुड़ता है, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश के अपने मार्ग से भटकना या विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का कारण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती हैं तो वहां दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति है विरल से सघन माध्यम में, दूसरी स्थिति है सघन से विरल माध्यम में। तो हम पहली स्थिति की बात करें कि विरल से सघन माध्यम, जैसे वायु से कांच में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका अर्थ यह हुआ जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इस प्रकार अपवर्तन कोण आपतित कोण से क्या होता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, जैसे कांच से वायु में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब के पास होता है परंतु परावर्तित किरण अभिलंब से दूर होता है। इस प्रकार आपतन कोण छोटा होता है, अपवर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है। तो आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। अपवर्तन के नियम या स्नेल के नियम का सिद्धांत। तो स्नेल के नियम के दो सिद्धांत दिए गए हैं, उन दोनों सिद्धांतों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं। और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है प्यारे बच्चों, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वह स्नेल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब हुआ साइन आई, तो अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब हुआ साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, n के बराबर होता है, जो कि कांच का अपवर्तनांक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक यदि n हो तो n बराबर साइन आई अपान साइन आर होता है, जहां n एक नियतांक होता है। अब आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तन के यंत्र या लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली होते हैं लेंस कहलाता है। यहाँ पर दो लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान होती है कि बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की पहचान होती है कि यह बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है। अब हम पढ़ेंगे जानेंगे उत्तल लेंस का गुण। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे अवतल लेंस का गुण। यह प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है अर्थात फैला देता है, तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का उपनाम होता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का उपनाम होता है अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और अपसारी लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आइए देखते हैं, प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित हो जा रहा है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और दूसरी ओर देखते हैं, जो मुख्य लेंस के समांतर आने वाली किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात
अपसरित हो जाता है, अर्थात फैल जाता है, अर्थात वह किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इस लेंस को अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की सभी स्थितियां, तो सरल नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस टू F2 से होकर जाएगी। दूसरा का है प्रकाश से केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। इन दो नियमों की सहायता से हम स्थिति जानेंगे। तो हम देखेंगे वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। तो बता दें कि अगर वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनता है, अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदुवत बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन जब वस्तु 2F1 से परे या दूर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है F2 और 2F2 के बीच में बनता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब वस्तु 2F2 पर होता है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है। 2F1 पर वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जैसे ही वस्तु F1 पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जब वस्तु F1 और O के बीच में होता है तो वस्तु की ओर बनता है, बड़ा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो उत्तल लेंस में छठवीं स्थिति ऐसी होती है कि जब वस्तु फोकस F1 के और O के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब देखेंगे मास्टर फार्मूला या गणना का शस्त्र कैसे चिन्ह करते हैं। तो प्रमुख सूत्र होता है दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ध्यान रखें जिस तरफ u और v होता है दर्पण में धनात्मक होता है लेकिन लेंस में ऋणात्मक होता है। अब बात करेंगे आवर्धन के लिए। तो दर्पण के लिए m बराबर h या माइनस v/u होता है, वहीं लेंस के लिए m बराबर h बराबर v/u होता है। अब हम बात करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। तो पावर ऑफ लेंस, तो P बराबर 1/f जब f मीटर में हो। और दूसरा बात पॉइंट यह है कि P का मात्रक डायोप्टर होता है। तो जो मात्रक डायोप्टर होता है यह मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो बता दें कि उत्तल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है और अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। अब चिन्ह परिव्याटी देखा जाए तो दर्पण के जिस ओर प्रकाश की किरण आ रही है वह ऋणात्मक लेते हैं और जिस ओर किरण जा रही है उधर की दूरी अगर नापते हैं तो धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक ली जाती है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। नोट, सभी दूरियां ध्रुव, पोल या प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो आइए हम देखते हैं हमारी दुनिया में प्रकाश का जादू कि प्रकाश का क्या है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस। टॉर्च और वाहनों में तो देख सकते हैं दंत चिकित्सक द्वारा भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो जो साइड लाइट लगा होता है, वाहनों की साइड मिरर जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है क्योंकि ज्यादा प्रतिबिंब बनता है और इससे छोटा प्रतिबिंब बनता है, इससे ज्यादा एरिया कवर होता है।
ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का आवागमन दिखाई देता है। जो कैमरे होते हैं उसमें भी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। जितनी भी सूक्ष्मदर्शियां होती हैं तो सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस लगा होता है। आइए सफर का सा प्रकाश का लौटना परावर्तन और प्रकाश का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। दोनों ही सटीक नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों को समझकर हम दुनिया को न केवल बेहतर देख सकते हैं बल्कि अपनी जरूरतों के अनुसार आकार भी दे सकते हैं। तो आपकी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। और आइए हम आगे देखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद जय भारत।